मूवी के स्टार्ट में हम एक बेसबॉल मैच को देखते हैं जिसमें एक फिनी नाम का लड़का बॉलिंग कर रहा होता है और उसके अपोजिट होता है ब्रूस यामाडा जो कि बैटिंग कर रहा था और ब्रूस की ऑलरेडी 2 स्ट्राइक हो चुकी होती है। और जब फिनी थर्ड बॉल डालता है तो ब्रूस एक होम रन मार देता है जिसके बाद उसकी टीम जीत जाती है। और यहाँ पे फिनी थोड़ा उदास होता है लेकिन ब्रूस उसकी तारीफ करता है उसके अच्छे गेम प्ले के लिए। इधर मैच के बाद जब ब्रूस अपने घर जा रहा होता है तभी रास्ते में से एक ब्लैक वैन दिखती है और बाद में हमें पता चलता है कि ब्रूस किडनैप हो चुका है और हमें कुछ किडनैप हुए बच्चों के पोस्टर भी दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम फिनी को देखते हैं जो कि अपनी बहन ग्वेन के साथ स्कूल जा रहा होता है। तभी फिनी देखता है कि उसका फ्रेंड रॉबिन किसी मूस नाम के लड़के से फाइट कर रहा है और वो मूस को इतना ज्यादा मारता है कि मूस की ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिनी इस फाइट को इग्नोर करके स्कूल की तरफ निकल जाता है क्योंकि उसको किसी से लड़ना पसंद नहीं। इधर फिनी जब स्कूल में होता है तभी उसे कुछ लड़के तंग करने लगते हैं। अब उनसे बचने के लिए वो टॉयलेट में आकर बैठ जाता है लेकिन वो लड़के वहां पर भी आ जाते हैं और वो फिनी को बाहर आने के लिए कहते हैं। तभी वहां पर रॉबिन आ जाता है और रॉबिन उन तीनों लड़कों को वार्न करता है कि अगर उन्होंने फिनी को दोबारा सताया तो वो उनको छोड़ेगा नहीं। और वो फिनी को भी समझाता है कि तुम्हें एक ना एक दिन तो इनका सामना खुद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम ग्वेन को देखते हैं जिससे मिलने के लिए 2 डिटेक्टिव ऑफिसर आए थे और वो ब्रूस यामाडा की किडनैपिंग के बारे में ग्वेन से बात करना चाहते हैं। एक्चुअली में ब्रूस की बहन एमी यामाडा ग्वेन की क्लास में ही पढ़ती है और ग्वेन को एक सपना आया था जिसमें उसने ब्रूस को किडनैप होते हुए देखा था और इस बारे में उसने एमी को पहले ही बता दिया था। फिर ग्वेन कहती है कि मुझे कभी कभी ऐसे सपने आते हैं जो हकीकत में सच हो जाते हैं। इसके बाद ग्वेन कहती है ये तो सिर्फ एक मामूली सपना था और इसका हकीकत से कोई भी मतलब नहीं। जब ऑफिसर और ज्यादा पूछताछ करते हैं तो ग्वेन कहती है मैं इस सब के बारे में और नहीं जानती। उसके बाद वो अपने भाई फिनी के साथ स्कूल से वापस आ जाती है। जब अगले दिन फिनी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके डैड ग्वेन को काफी ज्यादा मार रहे हैं क्योंकि उनके ऑफिस में भी वही 2 डिटेक्टिव ऑफिसर आए थे और वो ग्वेन से जानना चाहते हैं कि उसका इस केस से क्या रिलेशन है। ग्वेन बताती है कि मुझे सिर्फ एक सपना आया था। फिर उसके डैड उसको कहते हैं कि तुम्हारे सपनों का कोई भी वजूद नहीं और वो रोते हुए अपने भाई के पास आकर बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम रॉबिन को देखते हैं जो कि रास्ते में जा रहा होता है तभी उसे वो ब्लैक वैन दिखती है और बाद में हमें पता चलता है कि अब रॉबिन भी किडनैप हो चुका है। अपने दोस्त के किडनैप हो जाने के बाद फिनी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अब रॉबिन के किडनैप हो जाने के बाद वो लड़के फिर से फिनी को सताने लगते हैं। अपने भाई को बचाने के लिए ग्वेन वहां पर आ जाती है जिसमें वो भी काफी ज्यादा घायल हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में फिनी अपनी क्लास अटेंड करता है जिसमें उसको एक नई दोस्त मिलती है जिससे बात करने के बाद उसे काफी अच्छा महसूस होता है। फिर वो दोनों स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तभी ग्वेन कहती है कि आज मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे रुकने वाली हूँ। उसके बाद फिनी अकेला घर की ओर निकल जाता है। आगे जाने के बाद उसको वही वाली ब्लैक वैन दिखती है जहाँ पर वो आदमी से अपनी बातों में फंसाकर किडनैप कर लेता है। वो किडनैपर फिनी को एक बेसमेंट में रखता है और थोड़ी देर बाद वो डोर लॉक करके वहां से चला जाता है। उस किडनैपर के जाने के बाद फिनी पूरा रूम एक्सप्लोर करने लगता है जहाँ पे उसे छोटा सा कमोड दिया हुआ होता है। तभी फिनी की नजर एक ब्लैक फोन पर जाती है जो कि खराब होता है और उसकी वायर डिस्कनेक्ट होती है। जब ग्वेन को अपने भाई की किडनैपिंग के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वो गॉड से प्रेयर करती है कि उसका भाई जल्दी वापस मिल जाए। इधर ये ब्लैक फोन रिंग होने लगता है जिससे फिनी की आंख खुल जाती है और वो जैसे ही उसको पिक करता है उसे कोई आवाज़ नहीं आती। तभी वहाँ पे किडनैपर आ जाता है और वो फिनी को बताता है कि ये फ़ोन ख़राब है। फिर फिनी किडनैपर को कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो नहीं तो मैं चिल्लाऊंगा। जिस पर किडनैपर कहता है तुम यहाँ पर कितना ही चिल्ला लो तुम्हारी आवाज़ बाहर नहीं जाने वाली क्योंकि ये पूरा रूम साउंड प्रूफ है। फिर उस किडनैपर के जाने के बाद फिनी काफी जोरों से चिल्लाता है लेकिन उसकी आवाज किसी को भी बाहर नहीं जाती। तभी फिनी की नजर एक जाली पर जाती है जो कि उसकी हाइट से काफी ज्यादा ऊंची थी इसलिए फिनी उदास होकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद फिनी के पास एक फोन आता है और फिनी जैसे इस फोन को उठाता है कोई उससे बात करता है। फिनी उसकी आवाज पहचान लेता है। वो ब्रूस यामाडा था जो कुछ टाइम पहले किडनैप हुआ था। ब्रूस फिनी को कहता है कि पैसेज के पास एक टाइल है जिसके नीचे जमीन कच्ची है और तुम उसे खोदना स्टार्ट करो। नेक्स्ट सीन में हम ब्रूस के बचपन को देखते हैं कैसे वो धीरे धीरे ग्रो हुआ और उसे बेसबॉल खेलना कितना पसंद था। फिर वो एक दिन किडनैप हो गया। ये सब ग्वेन अपने सपने में देख पा रही होती है। फिर रात में ग्वेन अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल जाती है लेकिन फिनी को ढूंढने के लिए उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता। इधर फिनी उस कच्चे हिस्से को खोदने लगता है और उससे जो मिट्टी निकलती है उसे फ्लश कर देता है। कुछ देर बाद जब वो खोदते हुए थक जाता है तो उसे चादर से ढक देता है ताकि किडनैपर को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले। नेक्स्ट डे वो किडनैपर फिनी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और जब वो वापस जाता है तो वो गेट को खुला ही छोड़ देता है। जब फिनी को ये बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी फिनी के पास एक फोन आता है जिसमें उसको कोई बताता है कि तुम ऊपर मत जाना, ये एक ट्रैप है। वो जानबूझकर गेट को ओपन छोड़ के गया है ताकि तुम ऊपर जाओ और अगर तुम ऊपर गए तो वो तुम्हें बेल्ट से मारेगा। और ये जो फ़ोन फिनी के पास आ रहे हैं ये उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जो कि पहले किडनैप हो चुके हैं और ये फिनी की मदद करना चाहते हैं ताकि फिनी को वो सब ना सहना पड़े जो उन्होंने सहा है। और हर स्टेप पे ही फिनी को गाइड करते हैं ताकि फिनी यहाँ से सही सलामत बाहर निकल सके। इधर ये किडनैपर फिनी का इंतजार कर रहा होता है लेकिन फिनी ऐसी गलती नहीं करता। वो ब्रेकफास्ट करने लगता है। उसके बाद फिनी के पास एक और फ़ोन आता है
जिसमें फिनी को कोई बताता है कि दीवार के पास एक वायर है, उसे निकालकर तुम उसे जाली से बांध दो ताकि तुम वहां से बाहर निकल सको। जब फिनी वायर की मदद से उस जाली के ऊपर चढ़ने लगता है, वजन की वजह से वो जाली नीचे ही गिर जाती है, जिसके बाद ये रास्ता भी फिनी के लिए बंद हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इन डिटेक्टिव ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि किडनैपिंग की लोकेशन के आसपास के घरों में पूछताछ कर रहे होते हैं। ऐसे ही ये एक घर में जाते हैं जहाँ पे इनको एक मैक्स नाम का बंदा मिलता है और ये ऑफिसर्स फिनी और बाकी किडनैप हुए बच्चों के बारे में मैक्स से पूछते हैं। मैक्स कहता है मुझे सबके बारे में कुछ नहीं पता और मैं तो यहाँ पे अपने भाई के घर में रहता हूँ। एक्चुअली में जो मैक्स है वो उस किडनैपर का ही भाई है, लेकिन मैक्स को अपने भाई की किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। रात में फिनी के पास एक और फोन आता है जहाँ पे एक लड़की फिनी से बात करती है और वो फिनी को बताती है कि किडनैपर तुम्हारा इंतजार करते करते सो चुका है और यही तुम्हारे लिए सही मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। मेन डोर पे एक लॉक लगा हुआ है जिसका पासवर्ड मैंने दीवार पे लिख रखा है। उसके बाद फिनी बिना आवाज के मेन डोर पर पहुंच जाता है और वहाँ पे मेन डोर के लॉक को ओपन करने लगता है, जिससे काफी तेज आवाज हो जाती है और इससे किडनैपर की आंख भी खुल जाती है और वो किडनैपर फिनी को दोबारा पकड़ लेता है। इधर हम ग्वेन को देखते हैं जो कि जीसस से कहती है कि मुझे कोई सपना दिखाइए जिससे मैं अपने भाई की मदद कर सकूं। इधर फिनी दोबारा किडनैप होने के बाद काफी परेशान होता है। तभी फिनी के पास एक फोन आता है और ये फोन होपर नाम के एक लड़के का होता है जो कि फिनी के स्कूल में था और वो फिनी को काफी डराया करता था। होपर फिनी को कहता है कि तुम कमबोर्ड के पास दीवार को तोड़ना, जिसके बाद तुम्हें एक पैनल मिलेगा, उस पैनल को खोलने के बाद तुम किडनैपर के फ्रिज में पहुंच जाओगे। इसके बाद हम ग्वेन को देखते हैं जिसको अपने सपने में होपर दिखता है और होपर उसे एक घर के बाहर ले जाता है। ग्वेन इस घर को पूरी अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेती है, जिसके बाद उसकी आंख खुल जाती है। इधर हम फिनी को देखते हैं जो कि कमबोर्ड के पास जो दीवार होती है उसे तोड़ने लगता है। उसके बाद उसे पैनल भी मिल जाता है। पैनल को खोलने के बाद वो फ्रिज में पहुंच जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फ्रिज बाहर से बंद होता है। अब ये रास्ता भी बंद होने के बाद फिनी अपनी हिम्मत तोड़ने लगता है। उसे लगता है कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी उसके पास एक और फोन आता है और ये फोन उसके दोस्त रॉबिन का होता है। रॉबिन फिनी को मोटिवेट करता है और उसको कहता है कि तुम यहाँ से ज़रूर बाहर निकलोगे। उसके बाद रॉबिन कहता है कि तुम फ़ोन के रिसीवर में मिट्टी भरना, जिससे वो भारी हो जाएगा और उससे अटैक करना। अब किडनैपर पर अटैक करने के लिए रॉबिन फिनी से प्रैक्टिस करवाता है। उसके बाद रॉबिन फिनी को कहता है कि ये लास्ट कॉल है, इसके बाद तुम्हें कोई और कॉल नहीं आने वाली। इसके बाद रॉबिन के कहने पर फिनी रिसीवर में मिट्टी भरने लगता है ताकि वो भारी हो जाए और वो उससे अटैक कर सके। नेक्स्ट सीन में हम ग्वेन को देखते हैं जो कि उसी घर को ढूंढ रही होती है जो कि उसके सपने में आया था। तभी उसे कुछ आत्माएं दिखती हैं। उसके बाद वो उसी घर के बाहर पहुंच जाती है जो कि उसको अपने सपने में दिखा था। घर आने के बाद ग्वेन उन्हीं ऑफिसर्स को फ़ोन मिलाती है। उसके बाद वो ऑफिसर भी उस घर की ओर निकलने लगते हैं। इधर मैक्स को अपने भाई पे शक होता है और उसे एक बेसमेंट दिखता है और उसमें जैसे ही वो नीचे जाता है वो फिनी को देखता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। फिनी उससे हेल्प मांगता है। मैक्स कहता है कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा। तभी हम देखते हैं कि उसका भाई वहाँ पर आ जाता है और वो उसको मार देता है। इतने में ही ऑफिसर्स भी उस घर के बाहर आ जाते हैं और ये ऑफिसर उस घर की पूरी तरह से छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर ये किडनैपर भी फिनी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिनी ने इस बार पूरी प्लानिंग बना रखी थी और फिनी उस किडनैपर को उस गड्ढे में गिरा देता है, जिसके बाद वो रिसीवर की वायर से उसका गला दबा देता है, जिससे उस किडनैपर की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर इन ऑफिसर्स को भी एक बेसमेंट मिलता है जिसमें काफी सारी लाशें दफन होती हैं और ये लाशें उन्हीं बच्चों की है जो कि पहले किडनैप हो चुके हैं। इधर फिनी उस घर से बाहर निकल आता है। अपने भाई को देखकर ग्वेन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बाद में हमें पता चलता है कि उस किडनैपर के दो घर थे, एक तो वो जिसमें उसने फिनी को रखा था और दूसरा वो जिसमें वो बच्चों को मारने के बाद दफन कर देता था। इस इंसिडेंट के बाद फिनी में काफी कॉन्फिडेंस आ गया है और वो अब अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश है। तो आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। टिल देन बाय।